आइए आज हम स्टडी करेंगे परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। तो देखते हैं इसको। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल यानी एटॉमिक मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मैकेनिकल क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो इसको देखते हैं। संरचना का वो चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल जो है, ये जो है संरचना का वो चित्र है, कह रहा है, जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। समीकरण के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। तो अब श्रोडिंगर इक्वेशन लागू करने के बाद जो चित्र प्राप्त होता है उसी को कह रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं परमाणु का। तो उसके प्रमुख लक्षण नीचे दिए गए हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। तो इसको ध्यान देने लायक है कि क्वांटीकृत का मतलब है कि इसके कुछ विशेष मान, जैसा हमने पीछे बताया था कि ऊर्जा h-2 h-3 h या 0 हो सकती है, लेकिन 1/2 h नहीं हो सकती, 0.5 0.3 ये सब नहीं हो सकता, पूर्णांक के रूप में ही हो सकता है। तो वही कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, उदाहरण के लिए जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। तो कह रहा है कि जब परमाणु जो होता है उसमें जो नाभिक होता है उसके पास में इलेक्ट्रॉन मतलब उससे बंधे होते हैं, मतलब उसके आकर्षण क्षेत्र में घूमते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। तो उस समय जो है इलेक्ट्रॉन का जो गुण होता है वो तरंग जैसा होता है और क्वांटित होता है, मतलब एक निश्चित उसमें होता है, विशेष मान जैसे दिया गया है। तो कह रहा है उस समय ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं, मतलब उस समय श्रोडिंगर इक्वेशन को जो है लागू किया जा सकता है। अगला क्या कह रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जैसा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत में था। तो कोई परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, तो एक ही समय में उसकी स्थिति और वेग दो चीज को नहीं बताया जा सकता। जैसा कि पीछे बताया गया था कि स्थिति अगर एक जगह स्थिति वो होगी तो वेग नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर वेग को देखेंगे तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी, स्थिति को देखेंगे तो वेग गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जब हम स्थिति देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेग इतना ज़्यादा होता है कि जिस स्थिति में सोचेंगे वहाँ से वो दूर चला जाएगा। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि सही स्थिति नहीं बताई जा सकती, इसलिए विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हो सकता है, संभावना कि अधिक से अधिक संभावना इस जगह होने की हो सकती है। तो जब कहेंगे इस जगह ज़्यादा संभावना तो कहेंगे इस जगह ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इंग्लिश में। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन यानी वेव फंक्शन काई को परमाणु कक्षक कहते हैं। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जो तरंग फलन होता है इसी को काई कहते हैं और यही जो है परमाणु कक्षक को व्यक्त करता है। जब एक तरंग फलन द्वारा
जब एक तरंग फलन द्वारा यानी वेव फंक्शन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। तो तरंग फलन यानी वेव फंक्शन के द्वारा अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करेंगे तो हम बोलेंगे कि उस ऑर्बिट यानी कक्षक में उपस्थित है। चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। इसको ध्यान दीजिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वर्क फंक्शन हो सकते हैं। तो यहां तक हाईलाइट कर लीजिए। तो चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर ही आधारित है। तो जो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है तो वो जो है ये जो वेव फंक्शन है कक्षक के या कक्षकों के, इन्हीं पर आधारित है। इन्हीं से हम परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बता सकते हैं। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित होती है। ये ध्यान दीजिए कि जो भी ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये भी महत्वपूर्ण है। किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और चूंकि उस कक्षक को हमको इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में रखना है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो नहीं रह सकते, लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होते हैं, मतलब उनका घूर्णन अलग अलग होता है। आगे पढ़ेंगे। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर किसी परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इन इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षकों में भरेंगे। आगे देखेंगे। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है। तो जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हैं जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा, तो उनके लिए एक कक्षक तरंग फलन यानी ऑर्बिट वेव फंक्शन होता है, जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हैं उनमें जो है क्या होता है कि कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके गुण होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां उसके कक्षक तरंग फलन काई में उपस्थित होती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां उसके कक्षक तरंग फलन काई में उपस्थित होती हैं। अतः क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा काई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। तो ये कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी उसके कक्षक तरंग फलन काई में उपस्थित होती है। तो मतलब कुछ भी जानना है हमें तो वेव फंक्शन निकाल लें उस ऑर्बिट का, तो उससे हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात उस बिंदु पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है। तो कह रहा है कि किसी परमाणु में अगर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, बिंदु ले लिया जाए, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसके कक्षक तरंग फलन यानी ऑर्बिट वेव फंक्शन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। अर्थात उस बिंदु पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ है उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे, ऋण ही है उसका स्क्वायर कर देंगे तो धन उत्तर आता है। तो इसीलिए इसका स्क्वायर है तो यह हमेशा धनात्मक ही आएगा। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर यानी परिमाण
काई स्क्वायर का परिमाण, ये जो 2 लकीर खींची इसमें परिमाण इसका मतलब होता है। हमने बताया था कि जैसे 10 किलोग्राम का है तो किलोग्राम हमारा मात्रक है, 10 परिमाण है, तो केवल परिमाण से मतलब है। तो वही कह रहा है कि किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है। तो चूंकि ये मॉड ऑफ काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी घनत्व है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है संभावना, और संभावना किसकी? इलेक्ट्रॉन के होने की। तो जहां पर भी हमें नाभिक के चारों ओर मॉड ऑफ काई स्क्वायर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ज्यादा है। घनत्व मतलब घना, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा घने हैं, मतलब वहां होने की संभावना ज्यादा है। अब आगे देखते हैं कक्षक एवं क्वांटम संख्या। तो ऑर्बिट एंड क्वांटम नंबर। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों को उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तो कोई अगर हमारे पास एटम है तो उसमें कई प्रकार के कक्षक संभव होते हैं, और उसमें कैसे बता सकते हैं? गुणात्मक रूप में, मतलब उनके गुणों के आधार पर इन कक्षकों में इनके आकार जैसे मान लीजिए मैंने ये खींचा, ये खींच दिया, तो ये आकार में छोटा है इससे, ये आकार में छोटा है, तो इसको आकार बोलते हैं। अब आकृति, आकृति क्या होती है? आकृति का मतलब होता है जैसे आदमी है और भैंस है, दोनों की आकृति अलग अलग है। बनावट, आकृति का मतलब बनावट। एवं अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब इंग्लिश में ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर को घूम रहा है, दूसरा इधर को घूम रहा है, तो ये राइट दाहिने हाथ की तरफ घूम रहा है, ये बाएं हाथ, ये मान लीजिए बाएं हाथ की तरफ घूम रहा है, ऐसे ये ऐसे घूम रहा है। तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक घड़ी की सुई की दिशा में है, एक विपरीत दिशा में। तो इसको बोलेंगे दोनों अलग अलग अभिविन्यास में है। तो सारी चीज़ों का मतलब आप समझ लीजिए। छोटे आकार के कक्षक का अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है। अब अगर हमारा कक्षक छोटे आकार का, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है। तो यही बताया ना कि ओरिएंटेशन और जो स्ट्रक्चर है, आकृति है, वो ये बताएगी कि किसी एक दिशा में होने की संभावना। तो यही इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। तो क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षक में अंतर कर सकते हैं, और प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं n, l और m i द्वारा दर्शाया जाता है। ml मतलब कुल मिलाकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो भी होगा बड़े अक्षर में देखेंगे, छोटा बहुत लिखा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिगंशी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये n मतलब मुख्य क्वांटम नंबर। अब मुख्य क्वांटम संख्या, अब इसके बारे में समझते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक होती है। जाहिर सी बात है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है हमारी, वो मान लीजिए कि ये कोई न्यूक्लियस है। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो जो n नंबर है ये इस पथ को बताता है, ऑर्बिट को। इसके लिए देखिए n1 हो जाएगा, इसके लिए n2 हो जाएगा, इसके लिए n3 हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना। तो देखिए इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। जैसी बात है कि ऑर्बिट
जहाँ चक्कर लगा रहा है जितनी कक्षाएं होंगी उसी हिसाब से उसका नंबर होगा। मुख्य क्वांटम संख्या में से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। तो कक्षक का आकार छोटा है कि बड़ा है, कितना दूर न्यूक्लियस से है, तो हमारा यन से पता चलता है। जाहिर सी बात, न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस यानी नाभिक के आकर्षण से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इसका मतलब नाभिक से आकर्षण को छोड़ के दूर जा पा रहा है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि उस आकर्षण से भी दूर चला जा रहा है, उसका मतलब उसकी ताकत ज़्यादा है। तो वही कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। हाइड्रोजन और उस जैसे निकायों यानी सिस्टम He प्लस तथा Li+2, अब इसमें देखिए 3Li7 होता है, इसको इस तरह लिखा जाता है 3Li7। तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस निकल गए, इसका मतलब 1 बचा, 2 निकल गए। तो He में 2 होते हैं, 2He4 लिखा जाता है, इससे 1 निकल गया तभी 1 प्लस आया है कि 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये भी हाइड्रोजन जैसा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में 1H1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में पाया जाता है। तो इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इसमें 2 हैं, 1 निकल गया है क्योंकि +1 लिखा है। इसमें 3 है लेकिन 2 निकल गए हैं क्योंकि +2 लिखा है, तो 1 बचा है। तो सब हाइड्रोजन जैसे हो गए। तो इसीलिए कह रहा है कि हाइड्रोजन और उस जैसे निकायों He प्लस Li+2 आदि के लिए यह अकेले ही कक्षक के आकार तथा ऊर्जा को निर्धारित करता है। तो अगर जो है हमारे पास हाइड्रोजन या उसके जैसे एटम है जिनमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये के अकेले ही उसके ऊर्जा और आकार दोनों को निर्धारित कर सकता है। आगे देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से कोष यानी सेल का भी पता चलता है। सेल मतलब जो अभी हमने बनाया था कि किस कक्षा में घूम रहा है। ऑर्बिट मतलब कक्षक और सेल माने कक्षा या कोष, जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। यन का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है, इसे यन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। अब यन बढ़ाएंगे तो हमने बताया है कि यन का मतलब कि N1 उसके लिए लिखा जाएगा जो नाभिक के सबसे नज़दीक है, उसको N1 माना जाएगा। तो जब हम यन की संख्या बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कक्षा की संख्या, कक्षकों की भी संख्या बढ़ेगी। यन का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की भी संख्या भी बढ़ती है, इसे यन द्वारा दिया जाता है। इसे यन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। अगर कक्षक निकालना हो तो यन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। यन के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बताते हैं। यन के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बताते हैं, उन्हें निम्नलिखित अक्षरों द्वारा दिया जाता है। तो यन का अगर मान निश्चित हो तो सारे जितने भी कक्षक हैं परमाणु के, वो सब उसी एक कोष को यानी सेल को बताएंगे। सेल का मतलब हमने अभी फिर देख लीजिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया जो न्यूक्लियस के पास होगा। और ये मान लीजिए इस तरह चक्कर लगा रहा है तो ये तीसरा कोष हो गया, और इस तरह चक्कर लगा रहा है तो ये चौथा कोष हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस तरह से उसको, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो जिस रास्ते से जाती है वो कोष हो गया, सेल हो गई, इस तरह। अब देखिए n बराबर 1 2 3 4 अगर इस तरह लिखा जाए तो कोष हम लोग सेल जिसको कहते हैं उसको KLMN लिख सकते हैं। ये मतलब नाभिक के पहले वाले को 1 रखा, फिर दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 4, जो सेल है हमारा कोष है, और इसको KLMN भी लिख सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ
कक्षा का आकार बढ़ता है। अब यन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमने बताया कि जब यन बढ़ेगा तो यन एक नंबर मतलब को नज़दीक है न्यूक्लियस के, नाभिक के, 2 अलावा और दूर है, तो कोष बढ़ता जाएगा कि नहीं, 3 में और बढ़ जाएगा, 4 में और बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं। जैसे बात कक्षा का आकार बढ़ेगा तो नाभिक दूर जाते जाएंगे। चूंकि यह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यन के बढ़ने से कक्षक की संख्या बढ़ती है। तो वही कह रहा है कि चूंकि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने बताया नहीं कि नाभिक के आकर्षण से दूर जा रहा है, इसका मतलब ऊर्जा लेके ही जाएगा, नहीं उसके आकर्षण से कैसे दूर जा पाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यन के बढ़ने से कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। मतलब नाभिक से जितना दूर जाएगा उतना उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब दिगंशी क्वांटम संख्या यल यानी एजमुथल क्वांटम नंबर, यल को कक्षक क्वांटम संख्या, कक्षक कोणीय संवेग यानी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम या भौम क्वांटम संख्या, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको कई नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान देना। उसने कोष के बारे में बताया मुख्य क्वांटम संख्या ने, और ये कक्षक के बारे में बताएगी। ध्यान दीजिए, ये कक्षक के बारे में हमको बताएगी। इसने यन ने मुख्य क्वांटम संख्या ने कोष के बारे में बताया और ये हमको कक्षक के बारे में बताएगी। अब देखते हैं क्या बताएगी। यह कक्षक के त्रिविम आकार को परिभाषित करती है। 3 डायमेंशनल फिगर को हमारे बताती है एजमुथल क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या। त्रिविम आकार का मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब आकाश में छोड़ दिया जाए जहां कुछ ना हो तो जो भी उसका आकार होगा उसको त्रिविम आकार बोलेंगे या 3 डायमेंशन बोलेंगे। स्पेस यानी जहां कुछ ना हो वहां जो भी आकार शो करे। जैसे पृथ्वी है, इसमें एक तल है तो ये 2 डायमेंशनल है, इसमें 2 बीमा है, एक लंबाई एक चौड़ाई। ऊंचाई में देखिए पृथ्वी थोड़ो है, पृथ्वी की तल छूट जाता है, तो ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन अगर एक रेखा खींच दी जाए सीधी तो ये 1 डायमेंशनल है, एक बीमा है, केवल एक लंबाई ही नाप सकते हैं इसलिए। तो इस तरह से कह रहा है कि यह कक्षक के त्रिविम आकार को परिभाषित करती है। एन के दिए गए मान के लिए यल के 0 से n-1 तक मान हो सकते हैं। तो अगर n दिया गया है तो उसके यल के मान 0 से n से 1 कम तक हो सकते हैं। n-1 का मतलब n मान लीजिए 10 है तो यल हमारा 9 होगा, तो 0 से यल के 0 से n-1 तक मान हो सकते हैं। अर्थात n के लिए दिए गए मान के लिए यल के मान 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक हो सकते हैं। एक घटा देना है जो n है, बस ये मतलब कहने का है। उदाहरणार्थ जब n बराबर 0 होता है तो यल का केवल एक मान 0 होता है, क्योंकि n-1 करेंगे तो 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा। n बराबर 2 है तो इसके लिए 2 मान संभव है, एक 0 और 1 हो सकते हैं। क्योंकि n बराबर 2 है तो एक 0 हो सकता है, दूसरा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा तो 1 हो सकता है। n बराबर 2 के लिए यल के संभव मान 0, 1 और 2 होंगे। n बराबर 3 के लिए यहाँ होना चाहिए, 2 गलत लिखा है, यहाँ 3 होना चाहिए क्योंकि 1 से कम 1 घटेगा ना। 3 के लिए यल के संभव मान 0, 1 और 2 होते हैं प्रत्येक कोष में। तो इसको यहाँ से हाईलाइट चेक कर लीजिए। आगे देखते हैं। प्रत्येक कोष में एक या अधिक उपकोष यानी सब सेल या उप स्तर यानी सब लेवल होते हैं। तो प्रत्येक कोष जो होता है हमारा सेल जिसको कहते हैं, उसमें एक या अधिक उप सेल या सब सेल होते हैं। जैसे दरोगा होता है तो उससे छोटा दरोगा को एसआई बोलते हैं, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है।
सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई दरोगा को बोलते हैं, सब इसका मतलब इंस्पेक्टर जो भी कोतवाले जिसको भी बोलते हैं, तो उसी प्रकार सेल है तो उसका सब सेल भी है, यानी उससे छोटा भी है, या उप स्तर इसे को बोल सकते हैं, सब लेवल होते हैं। किसी मुख्य कोश में उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है। तो कोई मुख्य कोश है तो उसमें अगर उपकोष हम सब सेल सोचें कितने होंगे तो उनकी संख्या n के बराबर होती है। जैसे उदाहरण द्वारा समझा रहा है, पहला कोष n बराबर 1 में केवल एक उपकोष होता है जो 1 बराबर 0 के संगत होता है, यानी n बराबर 1 है तो 0 उपकोष होगा। और अगर n बराबर 2 कोष हो, कोष में 2 उपकोष l बराबर 0, 1, n बराबर 3 में 3 उपकोष l बराबर 0, 1, 2, यही जो ऊपर है उसी की बात कर रहा है, उसी को उपकोष कह रहा है। तो उपकोष जो है इतने होते हैं, n बराबर 3 में 3 उपकोष, मतलब उपकोष उतने ही होंगे लेकिन उनकी संख्या में जो लिखा जाएगा तो जो मुख्य क्वांटम संख्या उससे एक कम लिखा जाएगा, l-1 जो ऊपर हमने पढ़ा। जैसे n बराबर 3 है तो देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, तो 0, 1, 2 इस तरह लिखेंगे। तो n के अन्य मानों के लिए भी ऐसा लिखा जा सकता है। किसी कोष के उपकोषों को दिगंशी क्वांटम संख्या l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उसी को जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, l बराबर n-1 तक होता है, 0 से n-1 तक l का मान होता है। तो उसी को दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या इंग्लिश में बोलेंगे, जिसे l से प्रदर्शित करते हैं। l के विभिन्न मानों के संगत उपकोषों को निम्नलिखित चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। तो उपकोष जो है कैसे दिखाते हैं, अब देखिए अगर जो है l बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखें तो हमारा जो नोटेशन होगा उपकोष का सब सेल का, उसे S, P, D, F, G, H इस तरह लिखते हैं। मतलब यस से शुरुआत होती है, वैसे F तक जाता है, G, H तक बहुत कम जाएगा, आगे जो कोई तत्व खोजे जाएंगे तभी संभव है। तो 2.4 में दी गई क्वांटम संख्या के लिए l के मान, संभव मान और संगत उपकोषों के संकेतन दिए गए हैं। आगे देखेंगे 2.4 जो दी गई है, यहाँ पर फिलहाल 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर l का मान लिखा गया है तो सब सेल को SP, DF, GH द्वारा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कक्षा एवं उनका महत्व, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कक्षक और उनका महत्व। कक्षा देखिए क्या होती है, कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है, इस बात को समझिए। कक्षा अलग चीज है और कक्षक अलग चीज है। कक्षा जिसे बोर ने प्रतिपादित किया, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है। तो देखिए जो कक्षा है वो एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इसको ध्यान देना। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के इस पथ का सही निर्धारण करना असंभव है। तो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि सही निर्धारण करना असंभव है, अतः बोर की कक्षाओं का कोई अस्तित्व या अर्थ नहीं है। इसके अस्तित्व को कभी भी प्रायोगिक प्रयोगों द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत कक्षक एक क्वांटम यांत्रिकी धारणा है। यह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन काई का वर्णन करता है। तो बोर की कक्षाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके अस्तित्व को कभी भी प्रयोगों द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। लेकिन जो कक्षक है वो क्वांटीकृत है, क्वांटम यांत्रिकी की धारणा है, क्वांटम मैकेनिक्स की। तो यह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन यानी काई का वर्णन करता है। इसे 3 क्वांटम संख्याओं N, L, M, ML जो भी लिखा हो, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वैसे तो काई का कोई भौतिक आधार नहीं है, परंतु तरंग फलन यानी वेव फंक्शन के वर्ग अर्थात मॉड ऑफ काई का स्क्वायर का भौतिक अर्थ होता है किसी परमाणु के किसी बिंदु पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर उस बिंदु पर प्रायिकता घनत्व का मान देता है। प्रायिकता घनत्व मॉड ऑफ काई स्क्वायर प्रति इकाई आयतन प्रायिकता का मान होता है। मॉड ऑफ काई स्क्वायर और एक छोटे आयतन जिसे आयतन अवयव कहा जाता है
का गुणनफल इलेक्ट्रॉन के उस आयतन के पाए जाने की प्रायिकता को का गुणनफल इलेक्ट्रॉन के उस आयतन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तो वही बात जो पीछे पढ़े हैं प्रायिकता घनत्व, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पर आयतन भी आ गया, द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान बटे आयतन होता है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए प्रायिकता बटे आयतन मान लीजिए। तो जहाँ आयतन ज्यादा होगा वहां पर का गुणनफल इलेक्ट्रॉन उस आयतन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं। यहां कम आयतन लेने का यह कारण है कि मॉड ऑफ काई स्क्वायर का मान त्रिविम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। तो कम आयतन इसलिए लिया जा रहा है कि 3 डायमेंशनल अगर हम बात करें, मतलब स्पेस खाली जगह पर, तो अगर ज़्यादा आयतन ले लेंगे तो दिक्कत ये फंसेगी कि त्रिविम में मतलब 3 डायमेंशन में 3 विमाएँ अगर ली जाएं तो एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में जो आयतन है मॉड ऑफ काई स्क्वायर का मान जो है वो बदलता रहता है, परंतु एक छोटे आयतनाव में उसके मान को स्थिर माना जा सकता है। लेकिन अब अगर हम छोटा ले लें तो इतना कम बदलेगा कि उसको हम स्थिर मान सकते हैं। किसी दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता मॉड ऑफ काई स्क्वायर और संगत आयतन अवयवों के समर्थ गुणनफलनों को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन वितरण का पता लगाना संभव है। तो इस प्रकार से हम किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। अब आगे देखिए है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक और वाइटल क्वांटम नंबर, ml से इसको लिखते हैं, ये l ही है ml। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।